बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केपीपीएससी में जो लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स के लिए एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका ओरिजिनल पेपर जो हम उसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है, बट बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस द पेपर, मैं थोड़ा सा आपको पेपर पैटर्न बता दूं। ये केपीपीएससी में जो लेक्चर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए पेपर होता है उसके अंदर 45 क्वेश्चंस होते हैं, 45 एमसीक्यूज होते हैं और सभी के सभी जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो 45 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे फिजिक्स में से ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पहला सवाल जो है इसके अंदर वो है जी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग then a wave associated with this electron is known as। तो 1924 में डी ब्रोगली ने यह हाइपोथेसिस प्रपोज किया था कि जब भी कोई मैटर पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसकी वेवलेंथ जो उन्होंने प्रपोज की थी दैट इज h/p या h/mv थी, जिसको मैटर वेव कहा गया था। और ये जो प्रॉपर्टी थी, उनका जो हाइपोथेसिस था, ये कंफर्म किया था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट इज मैटर वेव्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि द डायफ्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू एस्टिमेट, कि जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है जब हम स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो उस डायफ्रैक्शन पैटर्न से जो हम क्या अज्यूम करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जो इफेक्ट है ये इस्तेमाल किया जाता है एक टेक्निक में जिसको हम XRD, एक्स-रे डायफ्रैक्टोमेट्री कहते हैं, जिसके अंदर हम स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं हमारे टारगेट एलिमेंट के ऊपर, और जब वो स्कैटर होकर डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है, उस मटेरियल के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को XRD या एक्स-रे डायफ्रैक्टोमेट्री कहा जाता है, जिसके अंदर जो फॉर्मुलेशन इस्तेमाल की जाती है दैट इज n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, और यहाँ पे जो d है ये डिस्टेंस है दो एडजेसेंट एटम्स के दरमियान, और इस कैलकुलेशन के जरिए हम किसी भी मटेरियल का जो इंटरनल पैटर्न है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल दैट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब यहां पर ये कहा गया कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया एक पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उस पार्टिकल को, उसमें क्या चेंज आएगा। तो अब इसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाता है तो उसके ऊपर जो वर्क डन लगेगा, जो उस फील्ड के अंदर उसको मूव करवाएगा, दैट विल बी गिवन बाय W इज इक्वल टू QV, और यही QV, ये जो वर्क डन है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगा उस पार्टिकल के अंदर। तो एज अ रिजल्ट जब वो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा ड्यू टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन इन एटम्स, then the energy of each electron in an atom is। ये एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट को ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज क्वांटाइज्ड, कि हर इलेक्ट्रॉन एक खास क्वांटाइज स्टेट ऑफ एनर्जी जो उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, विच कैन बी गिवन बाय En इज इक्वल टू -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल क्वांटम पार्टिकल्स दैट आर। ये भी बड़ी बेसिक डेफिनेशन है फिजिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो एनर्जी डिलीवर होती है वो स्मॉल पैकेट्स की सूरत में होती है, और उन स्मॉल पैकेट्स को हम फोटॉन कहते हैं, और उन फोटॉन की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय H इज इक्वल टू hv या hc ओवर लैम्डा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडरिंग टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर देन द ग्राफ बिटवीन द क्वांटिटीज विल। अच्छा जी, यहाँ पर जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज होती हैं उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन अगर हम इनवर्स प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज की बात करें तो उसका ग्राफ जो है वो हाइपरबोलिक कर्व होता है कुछ इस तरह से। तो कोई भी इनवर्स प्रोपोर्शनल वाली क्वांटिटी है उसका जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो हाइपरबोलिक होगा, और
जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली क्वांटिटीज हैं उनका ग्राफ जो वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में होगा। नेक्स्ट है जी, व्हेन करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन कंडक्टर इज। अब यहां पर कंडीशन दी गई है करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। पैरेलल मींस के जो एंगल इनके दरमियान बन रहा है थीटा जो है वो या 0 है या वो 180 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो उस सूरत में जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी वो उसकी सूरत क्या होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फार्मूला, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहां पर आई जो है वो करंट है, एल जो है वो उसकी लेंथ है, बी जो है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। और क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो पैरेलल की दी गई है, दैट मींस कि थीटा की वैल्यू या 0 होगी या 180 होगी। तो जब हम यहाँ पर साइन थीटा को 0 या 180 प्लेस करेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, विच मींस के फोर्स भी 0 हो जाएगी। तो इन दिस केस जहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल पोजीशन में प्लेस किया जाए तो कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ड्यू टू दिस रीजन कि उनके दरमियान जो एंगल है वो 0 या 180 बन रहा है। यहां पे एक एडिशनल एमसीक्यूज मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी जब इन दोनों की कंडीशन जो है वो परपेंडिकुलर, यानी इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का बन रहा हो। तो जब जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में इस पोजीशन में प्लेस किया जाए तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वी हैव द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन दैट कंडक्टर। और अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो एंगल की वजह से इनके ऊपर मिनिमम फोर्स जो है वो लग रही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लेट अस हैव 5 कूलम्स ऑफ charges placed on a thin walled conducting shell। अब यहां पे शेल की बात करें तो शेल एक ऐसा सफियर होता है जो अंदर से हॉलो होता है, यानी कि वो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी होता है। और कंडीशन ये बनाई गई है कि इसके अंदर 5 कूलम जो चार्ज है वो प्लेस किया गया है। वंस द चार्ज हैज कम टू रेस्ट the electric potential inside the hollow conducting shell is found to be। अच्छा, अब यहां पर बात ये की गई है कि इनसाइड द शेल, तो हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी शेल के अंदर अगर रेस्ट चार्ज पड़ा हो तो उसके इनसाइड द कंडक्टर जो चार्ज है वो 0 होगा और उसकी सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म होगा, जो कि हम गाउस लॉ से भी कंफर्म कर चुके हुए हैं। तो इस सूरत हाल में चूंकि शेल है और बात हो रही है कि जब चार्ज जो है वो रेस्ट पर आ जाएगा, एक वंस द चार्ज हैज केम टू रेस्ट, तो इस कंडीशन में जो शेल है उसकी इंटरनल साइड पर उसकी इनसाइड जो है वो 0 होगा और जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव if we have 2 capacitors connected in series whose magnitudes are 2F and 4 farad, what सिंगल कैपेसिटेंस इज इक्विवेलेंट टू दिस कॉम्बिनेशन। अब यहां पर उसने ये कहा हुआ कि ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, 1 ओवर इक्वल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 ओवर C1, 1 ओवर C2 एंड अप टू सो ऑन। जितने भी हमारे पास जो कैपेसिटर्स होंगे जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो हम उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें 2 जो है वो कैपेसिटर्स दिए गए थे, एक 2 फैरेड का, एक 4 फैरेड का। वैल्यूज को प्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 4/3F। तो 4/3F विल बी द राइट आंसर। और ये हम बात कर रहे हैं सीरीज में। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हो तो उनकी जो कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 और अप टू सो ऑन, जितने भी कैपेसिटर्स होंगे वो डायरेक्ट आपस में एड अप हो जाएंगे। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरियाज A and plate separation D, the capacitance is proportional to which of the following। अब यहां पे ये पूछा गया कि आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, उनके दरमियान जो सेपरेशन है उनके दरमियान जो सेपरेशन उन्होंने दी है वो है D और उसका जो एरिया दिया गया है वो A दिया गया है। तो उसकी जो कैपेसिटेंस है उसके हवाले से पूछा गया। तो सूरत हाल यहां पे कुछ इस तरह से कि हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट वाला एक कैपेसिटर्स है, इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो D है और इसका एरिया A है। तो अब कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो हम इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करते हैं। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
ए जो है वो एरिया ऑफ द प्लेट है एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर। सो वी कैन सी दैट कि यहां पर जो कैपेसिटेंस है, अब एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट है कि उसके अंदर जो भी मीडियम प्लेट्स के अंदर दरमियान रखा गया है उसके लिहाज से इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, एरिया ऑफ द प्लेट भी कांस्टेंट है। तो यहां पर ये प्रोपोर्शनल है दो चीजों के, एक उसके एरिया के और एक उसके डिस्टेंस के, यानी कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। अब यहां पर हम आंसर्स देख लेते हो तो हमारे पास ए आएगा कि किस वजह से जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो कैपेसिटेंस है वो उसके एरिया पे डिपेंड करती है। तो बाय इंक्रीजिंग द एरिया वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड बाय डिक्रीजिंग द एरिया वी कैन डिक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है when a constant potential difference is applied across the plates of a parallel plate capacitor neglecting any edge effects then the electric field inside the capacitor is। तो यहां पर अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द कैपेसिटर दैट इज गिवन बाय V over D। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ वोल्टेजेस और उस पे जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, और जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ आता है एज ऑफ द प्लेट के ऊपर। बाकी चूंकि पूरी प्लेट जो है वो स्मूथ है, वो पैरेलल है एक दूसरे के, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो इस वजह से पूरी प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सिर्फ एजेस के ऊपर आके एज इफेक्ट की वजह से जो कैपेसिटेंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करता है। और अब चूंकि क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि आप निगलेक्टिंग द एज इफेक्ट विच मीन्स के जो पैरेलल कैपेसिटर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि सिर्फ एजेस पर डिफरेंस होता है और वो क्वेश्चन के अंदर ही निगलेक्ट करवा दी गई है। सो द राइट आंसर विल बी द कांस्टेंट, कि होल प्लेट के ऊपर, पूरी प्लेट के ऊपर जो है वो कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, कंसीडर वी हैव अ कॉपर रॉड हुज डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। यह हमारे पास एक कॉपर रॉड है और उसका जो डायामीटर है ये बताया गया है जी 1 सेंटीमीटर है, और करंट जो उसमें से पास कर रहा है दैट इज 5 एम्पेयर। द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द रॉड, कि अब करंट जो है वो पूरे रॉड पे जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन द एक्सिस, के एक्सिस के हाफ वे, यानी कि यहां दरमियान के ऊपर जो उसके मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द एज से, वो क्या होगी। तो अब अगर हम देखें एम्पेयर्स लॉ, तो बाय द एम्पेयर्स लॉ वी कैन सी कि अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो इलेक्ट्रिक करंट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी रॉड के साथ इस तरह सर्कल की सूरत में बनेगा, जिसकी डायरेक्शन जो है वो हम राइट हैंड रूल से अप्लाई करते हैं, जहां पर जो हमारा थंब है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस रॉड के इर्द गिर्द यूनिफॉर्मली सर्कल्स की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दैट इज व्हाई जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्कल्स द एक्सिस ऑफ द रॉड, यानी कि जो हमारे पास रॉड है ये इसके इर्द गिर्द सर्कल की सूरत में जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस होगा, जिसकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी, इन एन एक्सपेरिमेंट डेविसन एंड जर्मर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ क्रिस्टल ऑफ निकल, द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्शन पैटर्न, द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। तो ये जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है 1927 में जो है वो परफॉर्म किया गया था, और इस एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था, जो उन्होंने कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर को भी एग्जिबिट करते हैं, उसको कंफर्म किया था, क्योंकि डायफ्रैक्शन जो है ये फिनोमेना एसोसिएट होता है विद वेव्स। तो अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल डायफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा है, तो विच मीन के पार्टिकल जो है वो वेव नेचर को भी शो कर रहा है। तो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ये कंफर्म हो गया था कि पार्टिकल्स जो है वो ड्यूल नेचर रखते हैं, वो एज अ पार्टिकल और एज अ वेव दोनों तरह से बिहेव करते हैं। तो यहां से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया था दैट इज इलेक्ट्रॉन हैव ड्यूल नेचर, इनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिनको हम मैटर वेव कहते हैं, और उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p से कैलकुलेट की जाती है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज चार्ज
exist in discrete packets rather than in continuous amount, the properties is said to be, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो discrete packets of energy है, इस प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं, कि एक स्पेसिफिक जो एनर्जी लेवल, जिससे इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल एक क्वांटाइज एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, तो इस डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम इस प्रॉपर्टी को क्वांटाइज्ड होना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून वर हाफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम वुड बी। अब ये कहा जा रहा है कि जी मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर उसको हाफ कर दिया जाए तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से हम कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कंफर्म करता है F = g m1 m2 over r स्क्वायर। यहाँ पर g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून है, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसके बारे में यह कंडीशन दी गई है कि जो हम जो डिस्टेंस है उसको कर रहे हैं जी हाफ, यानी कि हम r की जगह पे क्या प्लेस कर देंगे, r/2, तो r की जगह पे r/2 प्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 4 ऑफ f, विच मींस कि जो फोर्स है बिटवीन देम वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर 4। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ वी हैव अ गैल्वानोमीटर एंड वांट टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर, व्हाट प्रोसेस हैव टू अडॉप्टेड। अब हम बात कर रहे हैं जी वोल्टमीटर की, और वोल्टमीटर की जो कंडीशन है स्पेसिफिकली वो ये होती है कि इट मस्ट ड्रॉ मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल फ्रॉम द सर्किट, यानी कि सर्किट से बहुत मिनिमम अमाउंट में ये क्वांटिटी को रिसीव करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में उसके साथ अटैच करेंगे, सो दैट वोल्ट मीटर को जब सीरीज में अप्लाई किया जाता है उसके अंदर, सर्किट के अंदर, तो वो बहुत कम पोटेंशियल जो है वो सर्किट से ड्रॉ करे। तो बाय एडिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज वी कैन कन्वर्ट एन गैल्वानोमीटर टू voltmeter. Next is the greatest induced EMF will occur in a straight wire moving at a constant speed through a uniform magnetic field when the angle between the direction of the wire motion and the direction of the magnetic field. अब ये कहा गया जी कि आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर आप कंडक्टर को किस डायरेक्शन में या किस एंगल में मूव करवाएं कि उसके अंदर ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस हो रही हो। तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका फार्मूला E=BLV sin थीटा। तो बात हो रही है जी इस एंगल की। अब चूंकि साइन इन्वॉल्व है, विच मीन कि मैक्सिमम वैल्यू तभी अटेन होगी अगर थीटा की वैल्यू 90 हो। 90 मींस कि मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इनके दरमियान एंगल 90 का बन रहा हो, तभी इस कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब उन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 90। एंगल 90 होगा तो साइन 90 विल बिकम इक्वल टू 1 एंड वी हैव इन मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। और ये जो है सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उन दोनों के दरमियान एंगल जो वो क्या होगा, 90 होगा। Okay, the next हमारे पास क्वेश्चन है, if two light sources interfere constructively with maximum amplitude then the path difference between them is। तो बात यहां पर हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि जो पाथ डिफरेंस है दैट मस्ट बी इंटीग्रल ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कंप्लीट वेवलेंथ होनी चाहिए। यानी कि अगर एक वेव यहां से शुरू हो रही है तो सेकंड भी अपने करस्ट से ही स्टार्ट हो, कंप्लीट वेवलेंथ का उसके दरमियान डिफरेंस होना चाहिए। दैट इज डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा और एन मस्ट बी इक्वल टू 1, 2 और 3। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन ये होती है कि यहां पर ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ 1/2, इसके बाद आई थिंक 3/2, यानी कि हाफ वेव के डिफरेंस के साथ जो पाथ डिफरेंस जनरेट हो, यानी कि आपकी अगर एक वेव क्रस्ट से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी जो है वो ट्रफ से स्टार्ट हो, इन दिस केस जो है वो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। बट फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एक वेवलेंथ का, यानी कि उनके दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो पूरी एक कंप्लीट वेवलेंथ का डिफरेंस उसके दरमियान होगा, देन ही हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हेन अ सैटेलाइट इज ऑब्जर्व्ड टू मूव इन अ सर्कल अबाउट द अर्थ
at a constant speed, this means that the force acting upon it is। तो अब अगर हम बात कर लें कि ये हमारे पास अगर अर्थ है और सैटेलाइट जो है वो इसके साथ ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा है, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये वो फोर्स है जो इसको होल्ड करके रखती है इस सर्कुलर पाथ के ऊपर। अब यहां पर वेलोसिटी जो है वो हर वक्त चेंज हो रही होती है अब इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है, बट हर मोमेंट पर जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है। हर जगह पर इसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की चेंज हो रही होती है और हर पोजीशन पर जो ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको होल्ड करके रखती है, वो हर मोमेंट पर इसके साथ जो है वो 90 का एंगल बना रही होती है। ये हमेशा उसके साथ क्या होती है, ये उसके साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो राइट ऑप्शन विल बी द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट मोशन, कि जिस डायरेक्शन में सैटेलाइट मूव कर रहा होगा, जो ये फोर्स है जो उसको होल्ड करके रखे हुए है, ये उसके साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगी, 90 का जो एंगल है वो बना रही होगी। Next purpose question is when a pendulum bob is vibrating, then we have kinetic energy as well as potential energy. The relationship between kinetic energy and potential energy of the pendulum of bob is, तो अब kinetic energy और potential energy जो है ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। कैसे? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी ये कंफर्म करता है कि एनर्जी इज चेंजिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो इन दिस केस जब हमारे पास पेंडुलम अपनी रेस्ट हालत में होता है तो इस जगह पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होती है। बट जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती है, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है, तो इस पोजीशन पर आके इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास जीरो हो जाती है। तो इन ऑल केसेस हर जगह पर काइनेटिक एनर्जी जो वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो इसी बात को कंफर्म करता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन एन एटॉमिक न्यूक्लियस emit a beta particle, one of its neutron disintegrate into one of the following set of particles। तो जो बीटा डिके का जो रिएक्शन है वो यहाँ पर गिवन है। इन अ बीटा डिके हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल्स जो है वो अमिट होते हैं, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक एंटी न्यूट्रिनो है। तो जो बीटा पार्टिकल बीटा डिके के अंदर जब न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है तो वो तीन तरह के पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ यू स्टार्ट विद 24 ग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 1 मंथ, यानी कि एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी जो इनिशियल अमाउंट है जहां से आपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया दैट इज 24 ग्राम और उसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज 1 मंथ। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 मंथ्स। तो अब यहां पर हमारे पास कितनी हाफ लाइफ होंगी, अब 1 मंथ की उसकी एक हाफ लाइफ है और हम चेक कब करना चाहते हैं सैंपल को आफ्टर 2 मंथ्स, तो हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ होंगे दैट इज 2 और हमारे पास हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने का फॉर्मूला यहां पर गिवन है, यहां पर n की वैल्यू हम 2 लेंगे बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ जो हाफ लाइफ है दैट इज 2 और जो इनिशियल अमाउंट ऑफ द सैंपल है दैट इज 24 ग्राम। तो वैल्यू को पुट करेंगे, इनिशियल अमाउंट 24 ग्राम, n की वैल्यू 2, इसको कैलकुलेट करेंगे, वी हैव द 6 ग्राम्स ऑफ द सैंपल लेफ्ट आफ्टर द 2 मंथ्स। वैसे भी अगर जुबानी भी कैलकुलेट करें तो 24 ग्राम है, फर्स्ट मंथ के बाद हाफ हो जाएगा 12 ग्राम्स और फिर अगले जो मंथ है उसके दरमियान में मजीद हाफ हो जाएगा दैट इज 6 ग्राम्स। तो राइट ऑप्शन विल बी द 6 ग्राम। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। इस पेपर का जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग जो उसके क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए एमके प्रिपरेशन ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।